हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी टॉपिक के ऊपर जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, यानी लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो भी फार्मूले हम डिस्कस करेंगे, वो हम लास्ट लेक्चर के रेफरेंस में ही डिस्कस करेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आपने वो लेक्चर देख रखा है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटेलिक कंडक्टर इज कैपिटल E, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3r डिस्टेंस विल बी। कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है और इस मेटेलिक कंडक्टर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, E है। तो कह रहे हैं 3r डिस्टेंस पर जब जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के लिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के लिए, किसी भी शेप के मेटेलिक कंडक्टर के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का मेटेलिक कंडक्टर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आपको मिलेगा। और इसके बाहर जो भी पॉइंट्स होते हैं, इस मेटेलिक कंडक्टर के बाहर का कोई भी पॉइंट अगर आप इसके नजदीक लेते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्योंकि ये आपने देखा था कि ये दोनों नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करती हैं, और इन दोनों की वजह से कहीं पर भी आप इसके बाहर इधर या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाता है। और किसी भी एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों की वजह से यहां पर जैसे इस साइड आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 आएगा, इसकी वजह से E2 आएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, है ना। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पर आप पता भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से इधर भी निकालेंगे तो इधर भी डायरेक्शन सेम आएगा इन दोनों सीट्स की वजह से। तो इसका मतलब बाहर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2, जहां पर E1 क्या है, पहले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 क्या है, दूसरे सरफेस की वजह से। और किसी भी एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिलाकर के ये बन जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये चीज को याद कर सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसके बाहर मेटेलिक कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये चीज डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है कि कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पर आप जा रहे हैं। मतलब अगर इसके आसपास के रीजन में आप हैं तो कोई भी डिस्टेंस हो, वो r हो, 2r हो, 3r हो, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो यहां पर था वही यहां पर भी होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 50 मिलीग्राम एंड चार्ज -5 माइक्रोकूलम इज बैलेंस्ड बाई इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब तेल की एक बूंद है, एक ऑयल ड्रॉप है, उसका मास दिया हुआ है और उसका चार्ज दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि वो जो ऑयल ड्रॉप है वो जहां पर भी है वो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब ये किसी एक जगह पर टिका हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपको बताना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां है जहां पर ये वाली घटना हो सकती है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करें तो कॉन्सेप्ट यही था कि दो प्लेट्स होंगी। अब यहां पर ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, इसको अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एनालाइज करके बता सकते हैं। लेकिन जब भी कभी किसी भी चार्ज के ऊपर, ये निगेटिव चार्ज है यहां पर -5 माइक्रोकूलम, तो -5 माइक्रोकूलम है, अगर ये बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो एक बात तो कंफर्म है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ, है ना, अर्थ के सेंटर की ओर हमेशा नीचे काम करेगा ये। तो अगर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तभी तो बैलेंस कर पाएगा दोनों एक दूसरे को। इसका मतलब कि ये जो आपके पास चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि निगेटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है, और पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। ये रूल आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि आपको इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ऊपर की तरफ चाहिए। तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पर अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा होना चाहिए। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी जाकर के इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, या पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होता है। और ये कैसे हमने कह दिया कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होता है, तो आप यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज रख लीजिए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप यहाँ पर रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर भी फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो जब आप यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये ऊपर वाली प्लेट उसको इधर रिपेल करेगी और नीचे वाली जो प्लेट है उसको अट्रैक्ट करेगी। तो कुल मिलाकर के इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर से नीचे, तो पॉजिटिव चार्ज पर जिधर भी फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिसाइड हो गया कि अगर ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, तभी जाकर के ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर होता तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाता। ठीक, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, और एफ ई क्यू इंटू ई के इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फार्मूला था ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू या क्यू नॉट, तो यहां से आप निकालेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्यू ई और एफ जी की जगह पर लिखेंगे एम जी। अब यहां पर आपको करना क्या है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपान क्यू। तो एम यानी कि मास, जी मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्यू का मतलब चार्ज। तो आप इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको कोई ना कोई एक आंसर मिल जाएगा। तो एम जो मास यहां पर दिया हुआ है वो है 50 मिलीग्राम। तो मिली मतलब होता है, मिली का मतलब 10⁻³ है ना, माइक्रो मिली, ये सब आपने वो प्रीफिक्स याद किया होगा फिजिक्स में। बहुत सारे योक्टो जेप्टो ऐसे होता है ना, एक्टो जेप्टो एटो फेम्टो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मीगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, यानी 10⁻24 से 10⁻+24 तक ये जो पूरा रेंज होता है, इसका प्रीफिक्स अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मिली का मतलब आप याद कर लीजिए 10⁻⁻3, तो अब वो मिलीमीटर हो, मिलीग्राम हो, मिली कुछ भी हो, तो मिली का मतलब 10⁻⁻3। किलो का मतलब 10⁻+3, तो किलो किसी के साथ भी आ जाए, किलोग्राम आ जाए, किलोमीटर आ जाए, तो किलो का मतलब 10⁻3। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं इसके आगे लिखा होता है के, तो के का मतलब क्या है, वही किलो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब ये किस में आ जाएगा, 10⁻³ लिख दिया आपने, तो ये ग्राम में हो गया, और बल्कि आप इसको किलोग्राम में कर लीजिए, तो 50 इंटू 10⁻³ और ग्राम है, तो ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 10⁻³। अब ये किलोग्राम में हो गया, तो 50 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। और आपका ये हो जाएगा दूसरी वाली वैल्यू, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, चार्ज है आपका 5 माइक्रो कूलाम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 कूलाम। और जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आगे सोच लेंगे। यहाँ पर देखिए रख दीजिए वैल्यू, एम की वैल्यू दैट इज 50 इंटू 10⁻6 अपान क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी 5 इंटू 10⁻6। अब देखिए सारी वैल्यू 9.8 9.8 98 98, इसका मतलब ये क्लियर है कि 9.8 वाली वैल्यू हम जी की रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 98 हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, यहाँ से अगर निकालें तो न्यूटन पर कूलाम, तो ये न्यूटन पर कूलाम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए 98 न्यूटन पर कूलाम। लेकिन 98 न्यूटन पर कूलाम ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ चाहिए। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत बारीकी से आपको देखना, नहीं तो आप देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और ये डायरेक्शन कभी आप रटिएगा नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, कितना बोझ अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे। तो आप हमेशा ये सोचिए कि नेगेटिव चार्ज पर जिधर भी फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। और इसके बैलेंस होने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर काम करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर काम करे, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होने का मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव। ठीक है, चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आप ग्राफ वगैरह को रट नहीं सकते हैं, सीधा सा तरीका है, हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई चार्ज्ड स्फीरिकल सेल है या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर, उसके सरफेस पर, उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर क्या होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आप लास्ट लेक्चर को देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस यहां पर हम प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीरिकल सेल हो तो उसके लिए ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा मिलेगा। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, पहले तो हमको यह पता चल जाए कि ई आर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, तो फिर हम ग्राफ भी डिसाइड कर लेंगे। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको कि अगर ये एक स्फीरिकल सेल है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, चाहे ये स्फीरिकल सेल हो चाहे ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, क्योंकि अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी होगा तो उसको चार्ज देंगे तो सरफेस के ऊपर चला जाएगा और अंदर यहां पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और अगर स्फीरिकल सेल है यानी कि खोखला स्फीयर है तब भी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्फीरिकल सेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए रिजल्ट सेम टाइप का आएगा। तो इसके बाहर किसी भी पॉइंट के लिए हमने आपसे कहा है दोनों ही केस में स्फीरिकल सेल के केस में और नॉन कंडक्टिंग है ना, दूसरा वाला जो टाइप पढ़े थे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के भी केस में बाहर का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो उसके लिए इसका टोटल चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो चार्ज इसके सेंटर पर हो। यानी अगर इसके पास आप कह रहे हैं कि टोटल चार्ज क्यू है, तो आप इस बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए मान सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो कहां पर है, सेंटर पर है। ऐसा आप मान सकते हैं, जबकि रियल में है नहीं। ठीक है, ऐसा ये बिहेवियर शो करता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मिलता है। तो यानी बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या मिल जाएगा, तो अगर ये पूरा का पूरा चार्ज यहां पर है तो यहां से ये r डिस्टेंस है, तो आप पॉइंट चार्ज का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए 1/4πε0 Q/r²। तो इससे ये पता चल जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इस स्फीरिकल सेल के बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, सरफेस पर जब आएंगे तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के हमको दूसरा वाला आंसर मिलेगा। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ यही Q को आपको रिप्लेस कर देना है इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप इसको रिप्लेस कर देंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A से आप निकालेंगे Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A की जगह पर आप लिखेंगे 4π और कैपिटल R², जहां पर कैपिटल R क्या है, इस स्फीरिकल सेल का रेडियस। तो जब आप यहां पर Q की जगह पर रख देंगे तो यही फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, आउटसाइड वाला ही 1/4πε0 और Q की जगह पर लिखेंगे सिग्मा 4π कैपिटल R² और अपान में ये स्मॉल r², 4π से 4π कैंसिल, E इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा अपान ε0 कैपिटल R अपान स्मॉल r का होल स्क्वायर। यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों आउटसाइड पॉइंट के लिए ही हैं। और सरफेस पर आएंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब यहाँ नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान ε0, है ना। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तीसरा क्या है, स्फीरिकल सेल है तो इसके अंदर कहीं पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो अब आप एनालाइज कर सकते हैं
कि स्फीयरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन कांस्टेंट है, और सरफेस के बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली स्क्वायर के साथ इस तरीके से वेरी होती है। तो ये 3 पॉइंट्स के बेसिस पर आप इसका ग्राफ डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ग्राफ इन तीनों को जस्टिफाई कर रहा है। तो आपका ये ग्राफ है और आपने बनाया भी था तो आपको याद होगा ये वाला ग्राफ है। यानी देखिए यहां से इसके पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला है। ये क्या है? ये सरफेस का पॉइंट है, ये सरफेस का पॉइंट है। तो सरफेस से पहले कोई भी, यहां पर ये सेंटर है r=0, तो सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन आप सेंटर से जब आप उस स्फीयर के सेंटर से आगे जाते हैं तो सरफेस पर पहुंचते हैं, मतलब स्मॉल r डिस्टेंस कर लीजिए, यहां पर पहुंचते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू मिलती है, ये कांस्टेंट वैल्यू। और उस सरफेस से भी जब बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी E∝1/r² का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है इस सिचुएशन को। स्फीयरिकल सेल अगर पूरी तरह से चार्ज स्फीयरिकल सेल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन इस ग्राफ से आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नॉन कंडक्टिंग का केस लेते तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग में सेंटर से लेकर सरफेस तक 0 नहीं होता है। सेंटर से लेकर सरफेस तक नॉन कंडक्टिंग में 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर सरफेस तक यहां पर चार्ज 0 है, इस वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? यहां पर चार्ज होता है अंदर, और अंदर चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है और वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से उसका ग्राफ जब आप देखते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है। ऐसे मिलता है E∝r, और ये सरफेस हुआ और ये सरफेस के बाहर का हुआ। इसी तरीके से है ना, सेंटर के एक साइड दूसरे साइड बना सकते हैं आप। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय 5i + 4j + 3k। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 यूनिट्स लाइंग इन XY प्लेन इज। यानी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है उस प्लेन से जिसका एरिया 100 यूनिट है। यूनिट मतलब अब ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी है वो नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट है, 100 यूनिट है। और वो सरफेस कहां पर लाई करता है? XY प्लेन में। तो XY प्लेन में 100 यूनिट का कोई सरफेस एरिया है और उससे पास होने वाला आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो आपको एरिया के साथ साथ और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिया है, यानी देखिए एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर यहां पर दिया हुआ है 5i + 4j + 3k। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है किसी भी सरफेस से पास होने के लिए। अब यहां पर एक चीज देखिए, फ्लक्स का फार्मूला क्या है? phi = E.A, यूनिफॉर्म केस में E.A। तो वेक्टर E तो आपको पता है लेकिन वेक्टर A नहीं पता है। बस A के बारे में आपको ये पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 100 यूनिट। तो अगर हम इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी जान जाए तो हम वेक्टर भी बना लेंगे, एरिया का वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है वो XY प्लेन में है, तो ये X, ये Y, ये Z, दिस इज द XY प्लेन। यही वो सरफेस है जिसका एरिया है 100 यूनिट। यानी XY प्लेन में आपका वो सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ये होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है? तो बोर्ड पर आपको इधर ये Z दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये Z यहां पर होता है। किसी भी कमरे का जो कॉर्नर होता है ना, उसको जब आप देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये एक है ना, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है और ये आपका फर्श है। तो यहाँ पर चूंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है तो यहाँ पर हम 3D नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन ये X और Y इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका होता है Z। तो XY प्लेन में ये जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल एरिया वेक्टर होगा वो इस Z डायरेक्शन में होगा, और Z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम k बोलते हैं। X डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i, Y डायरेक्शन में j और Z डायरेक्शन में k। तो Z डायरेक्शन में एरिया का जो वेक्टर है वो Z डायरेक्शन में है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 और इसका जो डायरेक्शन है वो है k के डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर ये Z एक्सिस के डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर के ही फॉर्म में दिया हुआ है 5i + 4j + 3k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए,
फ्लक्स मिल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं तो आपको पता है, सेम मतलब आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू होती है, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका जो प्रोडक्ट आता है वो आपको मिलता है। जे कैप और जे कैप का जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट मिलता है। के कैप और के कैप का कोफिशिएंट जो होता है उनका प्रोडक्ट मिलता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, और ये सब आपस में 1 के इक्वल होते हैं। तो जब आई कैप डॉट के कैप करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जे और के भी जीरो हो जाएगा, के और के वाले बचेंगे, तो के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा। 3 और 100 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और ये इसकी यूनिट क्या होगी, तो बस आप कुछ मत करिए, सिर्फ यूनिट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है कि एरिया कौन से यूनिट में दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से यूनिट में दिया है। तो सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए और उसके आगे यूनिट लिख दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चार्ज क्यू कूलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यू। बहुत ही जनरल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपने अक्सर देखा होगा क्लास 12 की जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसी भी जो जनरल एग्जाम होता है साइंस का, अगर गॉस थ्योरम उसमें उससे रिलेट कर रहा है, तो गॉस थ्योरम में एक बड़ा ये तरीका है कि कोई आपको शेप दे दिया जाता है, उसके अंदर कोई चार्ज बता दिया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है कि आप उसके 2 फेज से पास होने वाला फ्लक्स बताइए, 3 फेज से पास होने वाला फ्लक्स बताइए। तो अगर आपको पता है, इसका कॉन्सेप्ट पता है, तो चाहे वो 1 फेज से पूछे, चाहे 2 से 3 से 4 से, कितने भी फेज से पूछें आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, हर एक फेस से, हर एक सरफेस से पास होने वाला आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। किसके लिए, क्यूब के लिए। तो अगर हम क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि क्यूब या क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस होते हैं, टोटल कितने सरफेसेस होते हैं। देखिए ये है आपका मान लीजिए क्यूब, और इस क्यूब में एक सामने सरफेस दिख रहा है और एक इसके जस्ट पीछे होगा, एक इधर दिख रहा है और एक इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा। 4 हो गए, एक ऊपर है और एक उसके जस्ट नीचे यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर के 6 फेस होते हैं। क्यूब या क्यूबॉइड में टोटल 6 फेस होते हैं, और इसके अंदर क्यू कूलाम चार्ज रखा हुआ है। तो गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, तो उस पूरे क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe इज इक्वल टू चार्ज क्यू का 1/ε0 टाइम्स। तो गॉस थ्योरम से जो आपको फ्लक्स मिलता है ये इसके सभी सरफेसेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स है, लेकिन आपसे सिर्फ एक फेस से, हर एक, ईच फेस का मतलब हर एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स आपको बताना है। तो हर एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स अगर इतना है, तो किसी भी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स इसी का 1/6 हो जाएगा, मतलब φe/6 के इक्वल। और φe कितना है, q/ε0, और ये साथ में 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछे होते किसी 2 सरफेस से, मतलब कि 2 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताइए, तो अगर आपको एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स मिल गया तो 2 फेस के लिए क्या करेंगे, इसी का 2 गुना कर देंगे तो 1/3 बन जाएगा। 3 फेस से पूछते हैं तो 3 गुना कर दीजिए तो 1/2 बन जाएगा। 4 फेस से पूछते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अगर एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स आप समझ सकते हैं, तो 2, 3, 4, 5 किसी का भी आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला ऑप्शन है, q/ε0, और ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो है तो आसान लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ द डिस्टेंस r एज। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ किस तरीके से वेरी होता है, डिस्टेंस के पावर 1, पावर 2, पावर -3, मतलब इस तरीके का ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि जब भी ऐसा कोई केस आएगा कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी डाइपोल की वजह से, किसी क्वाड्रुपोल की वजह से, या किसी ऑक्टोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से वेरी होता है, तो आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए और कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिए इसको। और ये क्या है मेथड, देखिए, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल और ऑक्टापोल। ठीक, और मोनोपोल का मतलब क्या, वही पॉइंट चार्ज,
अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज होता तो उसको हम मोनोपोल कहेंगे। दो दो चार्जेज का कॉम्बिनेशन था, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा भी है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो मोनोपोल यानी कि पॉइंट चार्ज, डाइपोल मतलब दो चार्ज, क्वाड्रुपोल मतलब चार चार्जेस का कॉम्बिनेशन, ऑक्टापोल मतलब 8 चार्जेस का कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फार्मूला पढ़ा था तो क्या था, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला था 1/4πε0 और Q अपान में r², मतलब कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मोनोपोल या पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डाइपोल के लिए अगर हम बात करें तो डाइपोल के लिए आपने दो केस पढ़ा था, है ना, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। तो एक्सियल वाले में क्या था 2p/r³ और इक्विटोरियल वाले में क्या था p/r³, लेकिन हर बार अपान में r³, यानी कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसी तरह से क्वाड्रुपोल के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था और ER और Eθ के जो कंपोनेंट आपने निकाले थे उसमें आपने देखा था अपान में क्या था r⁴, वो एग्जैक्टली फार्मूला आप देख लीजिएगा, अपान में r⁴ होता है। तो इसका मतलब क्वाड्रुपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। और इसी तरह से आप ऑक्टापोल सिलेबस में नहीं है बट आप इसको याद कर लीजिए, इसी तरीके से एक पावर बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने सबका सीक्वेंस याद कर लिया तो पोटेंशियल भी आप याद कर लेंगे। चूंकि आपने अभी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल या डाइपोल की वजह से पोटेंशियल नहीं डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम मेंशन कर रहे हैं तो आप साथ में नोट कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल की अगर हम बात करें, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है V = 1/4πε0 Q/r। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है Q/r², और पोटेंशियल में क्या होता है Q/r, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r। पॉइंट चार्ज या मोनोपोल के लिए V प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसके आगे किसी का सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एक पावर आप बढ़ाते जाइए। यहां पर आता है 1/r², इसमें आता है 1/r³, इसमें आता है 1/r⁴। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज हो या मोनोपोल हो, डाइपोल हो, क्वाड्रुपोल हो, ऑक्टापोल हो, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसा होता है, तो कोई भी एक आप याद कर लीजिए, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और उसके बाद उसी सीक्वेंस में, क्योंकि मोनोपोल के बाद डाइपोल ही आएगा, फिर क्वाड्रुपोल आएगा, फिर ऑक्टापोल आएगा, तो इसी सीक्वेंस में आप बढ़ते जाइए और इनके साथ एक पावर बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आप नोट कर लीजिए, बहुत काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको इन चारों में से और इन दोनों में से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ये आप देखिए कितना आसान हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूछ रहे थे, जिसका फार्मूला आपको ऐसे ही मजाक में याद हो गया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ डिस्टेंस r। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/r⁴ यानी ऊपर जाकर के r⁻³ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स, किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका क्या मतलब है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो वही तरीका आप फॉलो करिए जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आप ये मानिए कि बॉडी का मतलब, एटम का मतलब कि आपका ब्रेन, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के थॉट्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आपके पास ये प्रोटॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन की बात करेंगे नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के थॉट्स होते हैं और इक्वल अमाउंट में होते हैं तो कुल मिलाकर के वो हुआ न्यूट्रल। यानी नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये, यानी अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप चेंज नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, प्रोटॉन को तो आप कर नहीं सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो जाता है आपका एटम। तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, निगेटिवली चार्ज कब होता है, कितना चार्ज आता है, तो हमने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया था, Q = ±NE, जहां पर स्मॉल e फंडामेंटल चार्ज है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम में इंक्रीज या डिक्रीज हुए होंगे, और प्लस माइनस ये बता रहा है कि एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप प्लस के साथ फार्मूला यूज करिए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो माइनस के साथ फार्मूला यूज करिए। पॉजिटिव कब आएगा, निगेटिव कब आएगा, यही सवाल में पूछा गया था। सपोज ये आपका एटम है, मतलब ये आपका ब्रेन है, पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, निगेटिव थॉट्स भी हैं। निगेटिव थॉट्स निकल गए, दैट मींस इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बढ़ गया, निगेटिव थॉट्स निकल गए यानी इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव अपने आप बढ़ गया। आपके अंदर से निगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो अपने आप पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आपकी गरीबी खत्म होगी तो अपने आप अब अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलता है, नेगेटिव चीज बाहर निकलती है, तब ये पॉजिटिव होता है।
तो इन्होंने कहा था कि किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, इलेक्ट्रॉन इसने कुछ निकाल दिया है बाहर, तो इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी का उल्टा पूछा गया होता कि एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव कब आएगा, जब नेगेटिव थॉट्स इंटर करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे। तो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। तो अगले क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज। तो अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है और किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर उसको 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम वाले फील्ड में रखा हुआ है। तो देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फोर्स, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला आपने पढ़ा था कि पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहां से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, F = हो जाएगा Q × में E। E की वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। लेकिन आपको ये जो Q है वो आपको नहीं पता है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में लास्ट लेक्चर में, मतलब थियरी वाले लेक्चर में बताना हम भूल गए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें, अल्फा पार्टिकल तो ये क्या है, 2He4 का न्यूक्लियस, 2He4 हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और हीलियम के न्यूक्लियस में क्या चीज़ है जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है, Z है, यानी एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है। और ये है आपका मास नंबर, और मास नंबर को जब एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 2 आ जाएगा। यानी कि जो हीलियम एटम होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, और इसके बाहर ये जो ऑर्बिट्स हैं उसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पूरा आपका है 2He4। लेकिन इस पूरे 2He4 का ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर नोट कर लीजिए कि अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ 2He4। इसके न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो इसके पास चार्ज कितना होगा, अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 प्रोटॉन की वजह से एक प्रोटॉन के ऊपर +E चार्ज, 2 प्रोटॉन के पास +2E चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं, ये न्यूट्रल होता है। तो कुल मिलाकर के अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो +2E के इक्वल। और इसका जो मास है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितना है, तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको अल्फा पार्टिकल का मास मिल जाएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों लगभग सेम होते हैं, इसलिए आप इसको जोड़ने के बाद चाहे 4 × मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं या 4 × मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में इतनी जानकारी आप जरूर रखिए, क्योंकि जब भी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा चार्ज वगैरह से रिलेटेड, तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आपको चार्ज न दे करके अल्फा पार्टिकल वहां पर बोल दे। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है और किसको अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। तो चार्ज आपको पता चल गया +2E के इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे +2E, E की वैल्यू आपको पता है, और ये कैपिटल E की वैल्यू कितनी, 15 × 10⁴। तो 15 × 2 करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 30 × 10⁴, और स्मॉल e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। तो 1.6 और 30, ये 30 का जो 0 है इसको 16 बनाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। तो 48 और ये +4 -19 कितना हो जाएगा, -15। तो 48 ×
10 पावर माइनस 15, और अगर 4 पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो 4.8 इंटू यहाँ लिखेंगे 10, और ये है आपका 10 पावर माइनस 15, 10 का मतलब पावर 1, तो 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 14, और ये फोर्स है तो किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, बस अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो आप याद कर लीजिए कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो +2e के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 14 न्यूटन फोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 1 इंटू 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टूवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ब्रैकेट में उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 इंटू 10 टू पावर 5, यानी 1 इंटू 10 टू पावर 5 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज स्मॉल n की वैल्यू है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, और पॉइंट ए से पास हो रहे हैं ये लोग, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है, कितने टाइम में पहुंचता है, 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड में, तो t इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड। आपको करंट का मैग्नीट्यूड पता करना है और उसका डायरेक्शन पता करना है। तो करंट का फार्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी आपको पता है लेकिन क्यू नहीं पता है, तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर Q क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू होता है NE के इक्वल, तो इस Q की जगह पर आप लिख सकते हैं NE और अपान में ये T। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10 टू पावर 5, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और अपान में T का मतलब टाइम, और टाइम कितना है 10 टू पावर माइनस 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ आपका 1.6 इंटू +5 माइनस 19, तो या इधर से देख लीजिए ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो +9 हुआ माइनस 19 हुआ, यानी -10 हो जाएगा, और ये एम्पियर में आ जाएगा। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 एम्पियर। और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो देखिए जो करंट का डायरेक्शन होता है उसके लिए रूल क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है, या निगेटिव चार्ज के फ्लो होने के, निगेटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होता है। आप चाहे ऐसे सोचिए, आप चाहे ऐसे सोचिए। ठीक है, तो वैसे तो एक्चुअल में आपको पता है कि मेटल वगैरह की अगर हम बात करें तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि तब ये पता नहीं था कि चार्ज भी, उसके भी वेराइटीज होते हैं। तो फिर जैसे मास चलता है पॉजिटिव पॉजिटिव, वैसे ही चार्ज का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जो डायरेक्शन ऑफ करंट आप पा रहे हैं वो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन नहीं है, सॉरी वो एक्चुअल में जो डायरेक्शन है ऑफ करंट है वो एक्चुअल में, हाँ, वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो हो रहा था, बल्कि नेगेटिव चार्ज का जस्ट वो अपोजिट डायरेक्शन था। तो उसी बात को, यानी दोनों बातें फिर सच हो गई कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, या नेगेटिव चार्ज के फ्लो का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन। तो अगर आपको ये करंट का डायरेक्शन मिल रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो अपनी कही हुई बात को लोगों ने जस्टिफाई करने के लिए, और ऐसा फिजिक्स में होता है कई बार कि बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशनली जो चीज़ें बता दी गई हैं उसको हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे आपने ईएमएफ का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स थोड़ी है, उसका यूनिट न्यूटन नहीं होता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है। तो वो एक कन्वेंशन है, क्लासिकली वो ऐसे बोल दिया गया। उस टाइम का एजम्पशन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही था कि लोगों को लगा कि ये फोर्स है जिसकी वजह से ये सारी फिनोमेना हो रही हैं सेल के अंदर, तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने वाला फोर्स बोल करके उसको उसका नाम दे दिया गया, जो अभी भी प्रचलन में है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन है, या नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। आप कहीं से भी डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ए से बी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट अपोजिट होगा बी से ए की तरफ। तो मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया और डायरेक्शन होगा बी से
ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ, और वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज सीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई सीट है, प्लेन सीट है, उसका एरिया दिया हुआ है और उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो चार्ज है 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो उस प्लेन सीट से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। चलिए इसको भी हटा देते हैं। तो प्लेन सीट है आपके पास, ये प्लेन सीट है और इसका एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली, वो चार्ज कितना है, तो वो चार्ज Q इज इक्वल टू 17.7, Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस प्लेन सीट से r डिस्टेंस पर। r की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है किसी भी प्लेन सीट की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस 20 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। इस प्लेन सीट के आसपास नज़दीक के जो रीजन्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चाहे आप 20 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 10 लीजिए, 15 लीजिए, लगभग सेम आएगा। तो सिग्मा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो हमको पता है। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा क्या है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। Q है 17.7 इंटू 10⁻⁴ अपान में A मतलब इसका जो है एरिया, और एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। तो ये पावर 2 ऊपर जाके पावर ये इसके साथ -6 बनेगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 1 2 8 जा 16 2 5 जा 10 और ये 10 पावर कितना हो जाएगा यहाँ से -6। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 8.85 इंटू 10⁻⁻6 और इसका अगर यूनिट लिखें तो ये चार्ज है कूलम में और ये एरिया है तो अपान मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻6 और अपान 2। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो 8.85 इससे कैंसिल हो जाएगा, -12 ऊपर जाके +12 होगा, +12 -6 जो होंगे वो मिल करके +6 बन जाएंगे और ये 1/2 जो है वो क्या बन जाएगा, कुल मिलाकर के जब ये ऊपर जाके बनेगा यानी 1/2 इंटू 10⁻6। तो 10⁻6 में से इसको 5 कर लीजिए और एक 10 को बाहर कर लीजिए, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁵। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए तो आप लास्ट के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं आपके होमवर्क के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 कंसेंट्रिक स्फीयर जिनका सरफेस एरिया S1 और S2 और रेडियस R और 2R है। तो चूंकि दोनों स्फीयर कंसेंट्रिक है तो इनका सेंटर सेम है और कॉमन सेंटर O है और उसी सेंटर O पर Q चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्फीयर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो कितना होगा। ठीक है, और ये ऑप्शन है 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4। और अगला क्वेश्चन है अ चार्ज आयल ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब कि एक ड्रॉपलेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये स्टेशनरी है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है तभी ये स्टेशनरी हो सकता है। तो आपको बताना है कि इसका जो रेडियस होगा वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा। तो पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी है इसका, और E जो है E के पावर 1/3 के ऊपर डिपेंड करेगा या Q पावर 1/2 पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। बैलेंस कंडीशन में आपको QE = mg पता है
मास के रेफरेंस में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तो आप मास को रिप्लेस कर दीजिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से आपको मास मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू में वी। ठीक है, तो यहाँ और v का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, और ये ड्रॉपलेट जो है वो स्फीयर के फॉर्म का है, तो वॉल्यूम का फार्मूला भी आपको पता है। तो ये सब कुछ करके यहाँ पर रखेंगे तो शायद आपको इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हिंट आपको देंगे, और जरूर से आप ट्राई करिएगा इस तरह के सवाल को। जहां पर भी आपको जितने भी बुक्स वगैरह में आपके पास इस तरह के सवाल अवेलेबल हैं, आप जरूर प्रैक्टिस करिए इनको। इसमें दिया हुआ कि 2 स्मॉल चार्जेज हैं, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर ए एंड बी हैव चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। मतलब स्फीयर है, स्फीरिकल चार्ज कह लीजिए है, और दोनों का चार्ज आपको पता है 10 माइक्रोकूलम 40 माइक्रोकूलम, और दिया हुआ है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, इस पॉइंट ए से अगर ये ए है, तो करें ए से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ए से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब ये कि आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और इस वाले पॉइंट से, इस वाले चार्ज से वो डिस्टेंस पता करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होगा। आपके पास इधर भी एक चार्ज है, आपके पास इधर भी एक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर हम उसको पॉइंट पी बोलें, तो देखिए इस वाले चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, और इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो E1 और E2 दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बस आपको वो डिस्टेंस बताना है। तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहां पर आप रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2। क्योंकि जो E1 और E2 है उनका डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो आप मान लीजिए कि पॉइंट ए से x या फिर r, कुछ भी नाम दीजिए, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी पॉसिबल है जब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहां पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो डायरेक्शन आप पता करेंगे, यहां पर निकालेंगे तो डायरेक्शन तो दोनों अपोजिट आ ही रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मामला है। तो आप कहेंगे कि पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब उस पॉइंट पर E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, और दूसरे वाले चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस ये बचेगी, टोटल 90 है, ये r है, तो ये 90 माइनस r हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये माइक्रोकूलम में चार्ज है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो यूनिट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका 90 माइनस r हो जाएगा अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो। ठीक है, तो E1 और E2 दोनों का फार्मूला अप्लाई करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इस r की वैल्यू मिल जाएगी। इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपका जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, थियरी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसका पहले थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की बात अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन्यवाद।